अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा हिजाब पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी बेटी मुस्कान, जो कर्नाटक में कॉलेज में उडुपी के कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी ज़रूरत को मैं सलाम करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा हिजाब के ताल्लुक से। तो दोस्तों, ये हिजाब के बारे में सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूँगा संविधान और संस्था, इंस्टीट्यूशन और ये सब जो चल रही है। संविधान बड़ा है या संस्था? सबसे पहली बहस, मुद्दा ये होना चाहिए कि संविधान बड़ा या संस्थाएं। यहाँ पर मुद्दा ये हो रहा है कि बुर्का पहनना चाहिए या नहीं। तो संविधान, जैसे कि आपने टीवी डिबेट पे मेरे अल्फाज को आप ज़रा सुनिए गौर से। तो टीवी डिबेट पे देखिए, मैं ज़रा कुछ अलग एक एंगल से इसको मैं आपके सामने पेश करूँगा। आपने वीडियो बहुत सारे लोगों के आपने कमेंट्स सुने होंगे, देखे होंगे और लोगों के अपनी अपनी राय सुनी होंगी। इसमें मेरी राय थोड़ी-सी मैं अपने हिसाब से रखता हूँ, तो आप उसको देखें। तो दोस्तों, टीवी डिबेट पर तो बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने बहुत बार सुना हूँ कि कोई मुस्लिम प्रवक्ता आके बैठता है तो उनसे कहते कि बताइए संविधान बड़ा या कुरान? आपने सुना होगा, संविधान बड़ा या कुरान? तो हमारे उलमा कहते हैं नहीं, एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, बेटा है, बेटी है, तो क्या हम बेटे को अच्छा या बेटी को बुरा, ऐसी बहुत सारी उन्होंने दलील देके हट जाते हैं। तो मुझे कोई कोई ऐसी चीज़ से मैं वो बात नहीं करते थे जो मैं सोचता था कि ये क्यों नहीं कहते ये बात हमारे प्रवक्ता, जो मुस्लिम स्कॉलर लोग टीवी पर जो डिबेट करते हैं। संविधान की बात आती है, संविधान बड़ा या संस्थाएँ बड़ी? संस्थाएँ में बहुत सारे होते हैं, कॉलेज वगैरह ये संस्थाओं में आते हैं। कॉलेज में जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं, वो भी संस्थाओं में आते हैं कि बस ऐसे रूल्स होना चाहिए, ऐसा रूल्स नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा कोई इदारा चलता है, जो संस्थाएँ हैं, तो उनको उनके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। उनको आज़ादी है, होना चाहिए, होता आया है, होते रहेगा। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है हिजाब पर, बात आती है हिजाब पर कि ये हिजाब, मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में आगे थोड़ा-सा और बताऊँगा। तो संस्थाएँ बड़ी या ये, तो संविधान के, देखिए मेरे बाप, आप मेरी बात को गौर से सुनिए, उसको आप एक मेरे समझने का एक तरीका है, मैं आपको उस तरह से समझा रहा हूँ। देखिए, जो संस्थाएँ संविधान से टकराती है, वो गलत होती है। जो संस्थाएँ संविधान से टकराती है, वो गलत होती है। कोई भी आप संस्था ले लो, किसी की भी संस्था ले लो, चाहे हमारी या उनकी या और किसी की, वो उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो संविधान से मैच होना चाहिए। ना किसी किसी को उसमें तकलीफ़ होनी चाहिए, ना किसी का उसमें हर्ट होना चाहिए, किसी के जज़्बात को, किसी के दिल को, किसी के मज़हब को ठेस ना पहुँचाते हुए हम उस संस्था को काम करना चाहिए, भरपूर काम करना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या वो प्रोटोकॉल में आती है? अभी कोई संस्था ये कहे कि हम ये लागू करते हैं आज से, जैसे कि ड्रेस कोड की बात आती है, उसमें मैं सब आ जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट, उसमें सब आ जाते हैं। वो लोग पहले देखते हैं कि संविधान क्या कहता है। संस्थाएँ ठीक है, तो संस्थाएँ की जो लगाम होती है वो संविधान में होती है। अगर कोई वो आगे पीछे होते, वो संविधान उसको खींच कर अपनी जगह पे बराबर ला के बिठा देते कि बैठिए, बहुत हो गया तुम्हारा। समाज में कोई गलत मैसेज, कोई गलत चीज़ें, वो इनका काम है। संविधान के जो बड़े-बड़े हमारे निर्माता हैं, जो उसको समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनका काम है कि उनको खींच के अपनी जगह पे अपने बिठाएँ, तो उनका ये काम है। तो क्या संस्थाएँ ऐसा कर रही है? क्या संस्थाओं को ऐसा करना चाहिए कि कोई ड्रेस कोड होता है, वो होता है, वो होता है। फिर उसमें कल्चर की बात आती है, कल्चर्स है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कल्चर्स हैं, ज़माने से हैं, बहुत सारे कल्चर हैं। तो सबके अलग-अलग पहनावे हैं, वो सब चलते हैं। अब मैं आज एक टीवी डिबेट देख रहा था, तो उसमें साहब ने कहा कि भाई जज लोग देखो बैठे से काला कोट पहनते हैं, उनका एक वो होता है, एक
काला कोट पहनना चाहिए, मिलिट्री को अपना ड्रेस पहनना चाहिए, पुलिस को अपना एक ड्रेस है, कोट है, वो पहनना चाहिए, पायलट को एक ड्रेस कोड है, एयर होस्टेस का एक ड्रेस कोड है, हर किसी का एक ड्रेस कोड है जो संस्थाएं उसको बनाती है, लागू करती हैं। तो संविधान में ये कहाँ कहीं भी नहीं है कि आप अगर मिलिट्री में हो, आप अगर कोई और इसमें हो, तो आपको अपने मज़हब के हिसाब से आपको वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। ये किसी ने भी कहा है। हमारे सिख बिरादरी भाई हमारे एक मिसाल है कि आज वो हर फ़ौज में, एयरफोर्स में, हर जगह वो नेवी में, एविएशन में, हर जगह वो छाए हैं और अपने मजहबी शनाख्त को लेकर वो काम करते हैं। उनसे किसी ने भी नहीं कहा कि भाई ये आप ये कोई पगड़ी है, ये दाढ़ी का मसला उनके सामने किसी ने भी नहीं पेश किया, ना वो कभी, ना आपने 70 साल में कभी सुना होगा। ये फैक्ट है, कभी भी नहीं सुना होगा कि नहीं ये आपका मज़हब आप अपने घर में रखिए, आपको इस तरह से प्रोटोकॉल के अंदर आपको आना पड़ेगा। तो कहीं नहीं है। उनके कुछ बाल, नेवी वालों को कुछ बाल का हिसाब होता है कि वो बाल इतने कटवाने हैं, फोर्स का ऐसा होता है कि बाल आपको इतने, सब उनके अपने अपने प्रोटोकॉल है, लेकिन एक जो ऐसे है वो चलते हैं, तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब हिजाब की बात आती है, हिजाब की जब बात आती है तो वो चीज़ें लागू होती है। तो हमारे मज़हब, हमारे मुल्क में संस्कृति की बड़ी बात होती है। संस्कृति हमारी मुल्क की ये संस्कृति नहीं है, ये बाहर की संस्कृति है, थोपी हुई संस्कृति है, हिजाब ऐसा है। फिर टीवी डिबेट में ये बातें होती है कि देखिए तलाक का जब मसला था तो तलाक के मसले में ये कहा गया कि देखिए आप जाइए, वो उन्होंने कुछ 2-4 इस्लामिक ममालिक की मिसालें दी, देखिए वहाँ जाइए, वहाँ 3 तलाक बैंड है, इस तरफ 3 तलाक बैंड है, उस तरफ 2-3 तलाक बैंड है, तो यहाँ पे क्यों आप लोग करते हो, तो आप लोग क्या उनसे बड़े हो, ऐसे वैसे। वो 3 तलाक बैंड तो हमने बहुत कुछ सुना, सुनने वालों ने बहुत कुछ सुना, उसमें वो लोग मिसाल देते हैं। तो आज भी ये चीज़ें डिबेट हो रही है इस चीज़ के बारे में कि देखिए बहुत से मुस्लिम ममालिकों में हिजाब की पाबंदी है। वो ट्यूनीशिया का नाम को लेते हैं, कहीं और 1-2 मुल्क का नाम लेते हैं, 57-58 मुल्क में से 1-2 मुल्क उनको मिल जाते हैं कि जाइए देखिए, वहाँ जाके आप देखिए, वहाँ के वो तो वहाँ पर नहीं है, वहाँ तो कोड वो हिजाब की पाबंदी है वहाँ पर। तो उनको ये नहीं पता है कि जो वहाँ पे हुक्मरान है वो पट्टू है इन लोगों के, अमेरिकन्स के, बरतानिया के, फ्रांस के। ये इन लोग उनको बनाते हैं कि भाई हमारे लिए आप काम करो, हम आपके लिए काम करेंगे, आप कुर्सी संभालो, हम आपको संभालेंगे, आप राज करिए, कोई आपके अगेंस्ट आएगा तो हम उसको देख लेंगे और हमारी बात मानते रहिए, इसको रखिए, इसको नहीं रखिए। वो जो वो प्यादा होता है वो उनकी बात मानता है, अपनी कुर्सी को बचाए रखता है और वो राज करता है। ये सब जगह होता है। फिर वो मिसालें देने वाले वो फिर वो लाते हैं, डिबेट चलती है, फिर उसका कोई सवाल और कोई जवाब कोई बराबर कहीं से मिलता नहीं है, वो डिबेट रह जाती है, लोगों के जहन में डाला जाता है कि भाई हाँ ये बात तो सही है, वहाँ नहीं, तो फिर यहाँ क्यों ऐसा कैसे करता है। तो मैं ये एंकरों को, जो भी टीवी डिबेट के एंकर है, मैं उनको दावत देता हूँ कि आप सऊदीया चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, ईरान चले जाइए, आप ईरान चले जाइए और ईरान में आप बिना हिजाब के आप सड़क सड़क पे निकल के देखिए, या तो आप किसी का इंटरव्यू ले लीजिए बिना हिजाब के, वहाँ अलाउ नहीं है। वहाँ पे ईरान में आपको अलाउड नहीं मिलेगा कि आप बिना हिजाब के सड़कों पे घूमने। एंकर की तो बात अलग है, आम आदमी भी, आम जो गैर मुल्की जो आते हैं उनके सैर व तफरीह के लिए, उनके लिए अलाउड नहीं है, आपको हिजाब पहनना पड़ेगा। सऊदी हो गया, बहुत सारे ममालिक है और बहुत सारे ममालिक आज़ाद है। अब देखिए तुर्की 100 साल तक वो जो तुर्की में क्या हाल थे, क्लब की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, अजानों पे आज़ादी, अजानों पे पाबंदी, नमाज में पाबंदी, मस्जिदों को क्लब बनाया गया। मस्जिदों को क्या हाल उन्होंने मस्जिदों का किया, देखिए क्लब बन गए हैं और कुछ क्या बन जा रहे हैं, कुछ क्या बनाया। वो हुकूमत जो चली इतने दिनों तक वो क्या थी, वो इजराइलियों की वो पट्टू हुकूमत बोलते हैं उसको हमारी आम भाषा में। तो वो जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं और वो कुर्सी पे संभाल रहते हैं। फिर वो तुर्की में जब हुकूमत बदलती है तो तैयब अरगान देखिए, आप देखें ना क्या कर रहे हैं वो उनकी बीवी हिजाब करती है, सारे आज तुर्की में सारे बच्चियाँ हिजाब करती है और अमेरिका में तो लोग हिजाब कैंपेन लगा रहे हैं कि देखा आप ये आप ऐसा चलती हो,
आप हिजाब पहन के देखो, आप कितनी खूबसूरत लगती हो, कितना लगती है। तो वहाँ पे हिजाब के बारे में लोगों में अवेयरनेस आ रही कि हाँ वाकई हम लोग हिजाब में तो इससे भी खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ ऐसा क्यों? देखिए, इसमें दो बात है। पहली बात ये संविधान के खिलाफ है। सबसे पहली बात, संस्थाएं संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो संविधान में हर इंसान को जो राइट्स दिया गया उस राइट की बात होती है। संस्थाओं को ये चाहिए कि कोई चीज़ ना टकराए। कल को अगर वो कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, ये संविधान जिसकी इजाज़त देता है, वो बिल्कुल गलत है। फिर ये हंगामा क्यों है? फिर ये हंगामा बरपा क्यों है? ये हंगामा बरपा इसलिए है कि हम लोग कानून तोड़ेंगे, संविधान तोड़ेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो लोगों में हम लोग हर वो बात तो देखिए, सबसे अच्छा बलि का बकरा मुसलमान है। सबसे बेहतरीन बलि का बकरा हिंदुस्तान में कोई है तो है मुसलमान। तो उनको बलि का बकरा बना देते हैं, चाहे हिजाब हो, चाहे तलाक हो, चाहे बहुत सारे वैसे मसले, हमारे मसाइल, खाना पीना, ये सड़कों पे नमाज, ये अजानें क्यों देती है, भोपाल में अजान का मैटर, वहाँ पे हिजाब का मैटर, यूपी में कुछ अलग मैटर, कश्मीर में कुछ अलग मैटर, ये सब क्योंकि मुसलमान बलि का बकरा है। मुसलमान बलि का बकरा है, तो उनसे वो लोग शुरुआत करते हैं। उनको ये अच्छी तरह पता है, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि मुसलमान का कोई लीडर नहीं है। मुसलमान की आबादी, मुझे ये यूपी के इलेक्शन में मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ। मैं कुछ दिनों से मैं अपने में भी नहीं था। मैं आपको सीधा बात बता रहा हूँ, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से मैं अपने आप में भी नहीं था। मैं बहुत ही डिप्रेशन में था थोड़े दिन तक। उसकी वजह ये थी, इसकी वजह मेरे लिए तो सिर्फ ये कौम थी। कौम का एक वो होता है, मैं एक कौम की चीज़ होती है, कौम का दर्द होता है कि या अल्लाह, ये क्या है? ये सब हो रहा है, ये जो मुसलमान की जो रुसवाइयाँ हमें हो रही है, लोग हम पर, ये हिजाब पर, ये अज़ानों पर, ये इस पे आज ये उलट रहे। तो इनका काम है, उसको मुसलमान बलि का बकरा है, इन पे जो करना है करो। इनका कोई लीडर नहीं है, इनकी कोई आवाज़ नहीं है। यूपी के इलेक्शन में हमने को बहुत सीखने को मिला है कि किसने मुसलमान के लिए आवाज़ उठाई, किसने नहीं उठाई। फिर वो आवाज़ उठाने से वो लोग डरते हैं, इसलिए कि वो तुष्टीकरण की राजनीति। देखो, वो मुसलमान की भरपाई, मनमोहन सिंह ने कहा कि सारे संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वो अब तक वो टीवी डिबेट में वो राग गाया जाता है। अब तक देखो, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, वो संस्थानों पर हमारा पहला अधिकार है। और ये ऐसे कैसे? तो ये लोग भूल गए हैं कि आज़ादी की जंग में 60,000 के करीब हमारे उलमाओं की लाशें दरख्तों पर लटकी हुई थी। तो ये लोग हमें, हिंदुस्तानी मुसलमानों को, ये हर चीज़ से काटना चाहते हैं कि तुम्हारी दास्तान भी ना रहे दास्तानों में। इस किस्म की इनकी एक फ़िलॉसफ़ी है। देखिए, आज हमारे उलमाओं ने, हमारे बड़े-बड़े, उन्होंने, किसी ने भी नहीं वो कहा कि वो आज़ादी में जो मुसलमानों ने आज़ादी के लिए जो जंगें लड़ी, उसके बारे में कोई डिबेट नहीं होती है। वो सीधा जंप मार के वो मुगल, वो बाबर, वो हुमायूं, वो लुटेरा, वो वुटेरा, वो मैंने आपको कैसेट में बताई थी पहले, सिर्फ उन लोग उसकी बात करते हैं। इस जो हिंदुस्तान की आज़ादी में जो ये बहादुर शाह जफ़र का कितना हाथ था, 5,000 टन सोना किसने दिया? 5,000 टन सोना किसने दिया? हैदराबाद के निज़ाम ने दिया। उसकी बात कोई नहीं करता कि कितना जज्बा था हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, कितनी कुर्बानियाँ। सबसे पहली कुर्बानी मुसलमानों ने दी, इनका तो कोई हाथ भी नहीं था, वो तो सबको पता है। लेकिन इन्होंने एक शुरुआत ये की कि मुसलमान ये नरम चारा, इनका कोई लीडर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। एक वो है कि वो अवैसी वगैरह वो है, वो तो कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं, वो हट जाते हैं, फिर वो नया इशू आता है, फिर उस पर बोलते हैं, वो चुप है। लेकिन जो इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है, उसके पीछे पड़ के उसको खामोश करना, ये होता है एक लीडर का काम कि तुमने हमारी कौम पर ये आवाज़ कैसे उठाई, तुमने हमारी कौम पर आवाज़ कैसे उठाई, ये हिजाब पर तुमने कैसे उठाई, तलाक पर तुमने कैसे उठाया, उस पर। क्योंकि ताकत नहीं है, और वो अच्छी तरह जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनके पास कोई ताकत नहीं है। और ये एहसास हमको आज हो रहा है। ये कलकत्ता जो इलेक्शन हो रहा है यूपी का, उसमें हमको एहसास हुआ कि हमारी औकात क्या है।
वो हमारी औकात हमको पता चल गई। मैं बहुत इससे ये था कि अल्लाह के हमने 70 सालों तक जो अच्छे लोगों के पीछे चल रहे थे, अच्छे लोगों को इलेक्शन में हम लोग वोट दे रहे थे, तो क्या ये सब ज़ाया हो गया हमारा? ज़ाया हो गया? मुझे लगता है कि ज़ाया हो गया। क्योंकि अगर ज़ाया ना होता तो आज हम लोग अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुँच जाते। और इनकी भी ऐसी फ़िलॉसफ़ी कि मुसलमान देखो इलेक्शन में तो फिर मैं अलग बहस पे जा रहा हूँ। ड्रेस कोड छोड़ के फिर मैं यूपी में जा रहा हूँ, मुझे ड्रेस कोड पे बात करनी है। तो क्या ड्रेस कोड ये एक कोई इश्यू है? ये इश्यू नहीं है। ये कोई इश्यू नहीं था, ये इश्यू बनाया गया। उसमें 2 चीज़ होती है, एक तीर और 2 निशाने। एक तीर से 2 निशाने ऐसे होते हैं कि हिजाब पे हम लोग बात करेंगे, हिजाब पे हम लोग बिल्कुल खिलाफ हो जाएँगे क्योंकि ये संविधान के भी खिलाफ है। तो संविधान की तोड़ने के लिए ये जो फास्ट से जो है ना, जो ये लोगों को बड़ी मज़ा आती है। बड़ी मज़ा आती है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता तो जैसे कि किसी ने कहा ना 100 झूठ बोलो तो वो एक बार वो सच हो जाएगा। तो इनकी आदत पड़ गई कि संविधान आप बकते रहो और हम लोग अनसंविधान काम करते रहेंगे। तो आहिस्ते-आहिस्ते संविधान की कदर आज नहीं 50 साल में इसकी कदर लोगों को दिमाग से निकल जाएगी कि क्या फ़ायदा ये सब करके कि संविधान कहता है कि ये सब राइट है और ये लोग आके हर चीज़ में मुखालिफत, ये अज़ान की मुखालिफत, ये बुर्के की मुखालिफत, ये हिजाब की मुखालिफत, ये रोड पे नमाज़ पढ़ने की मुखालिफत। तो ये लोग ऐसे-ऐसे इनको आदत पड़ जाएगी कि तुम्हारा संविधान तुम्हारा भला नहीं कर सकता, ये समझ लो और तुम हम में हमारे रहम करम पे, ये भी तुम समझ लो। लेकिन उनका पाला उन्होंने हमको क्या अशोका समझा, मौर्य समझा, मैं बहुत से तंज़ कर सकता हूँ। क्या तुमने हमको ये समझा? मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने क्या वो समझा कि किसी को लाठी से भगा दिया और वो चले गए? मुस्लिम कौम वो नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे पास हमारी गलतियों की वजह से हमें कोई बेहतरीन लीडर जो हमारी रहनुमाई कर सके, वो हमें नहीं मिला अभी 70 सालों से। जो मुसलमान के हर इशू पे ऊपर से नीचे तक वो हिला के रखने वाली जो बात होती थी, हम लोगों ने की है जो वो उस टाइम पे राजीव गांधी के ज़माने में वो हुआ था एक बार तलाक का मसला। वो लीडरशिप, वो ऐसी लीडरशिप बहुत बेहतरीन लोग थे। बनात वाला साहब थे, बहुत बेहतरीन लोग थे जो वो मुस्लिम कौम के लिए रात दिन एक कर लेते थे। तो वो चीज़ नहीं है। तो ये संविधान ये मोड़ अब देखिए यहाँ पे फिर वो सब फिर घुमा फिरा के बात संस्कृति की आती है। संस्कृति की हमारी संस्कृति मैंने आपको बताऊंगा एक अगली कैसेट है मेरी, उसमें मैंने वो बहुत सारा जिक्र किया उसमें। अब फिर मैं कंटिन्यू करूँगा आपको डिप्रेशन से मैं बाहर आ चुका हूँ थोड़ा बहुत। तो दोस्तों क्या ये संस्थाओं में आप देखिए स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो, ये हमारी जो बच्ची है मुस्कान जो कॉलेज में पढ़ती है, अब आप उनके प्रिंसिपल को देख लें। आप उनके प्रिंसिपल जो पढ़ा रहे हैं उनको देख लिए, वो साहब जनाब कोट, टाई, पैंट, शर्ट, जूता। ये क्या हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है? नहीं है। पैंट शर्ट पहनना क्या हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है? नहीं है। जो ऑफिसों में ये एंकर लोग ये टीवी पे बैठ के जो टाई, जो स्कर्ट, जो टाई वगैरह जो पहन के बैठते हैं, क्या ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है? नहीं है। ये संस्कृति है बाहर की। ये संस्कृति है बाहर की। आप लोगों ने क्रिश्चियन लोगों की संस्कृति को अपना लिया क्योंकि ठीक है 1-2% है और ना वो हमारे बीच में आते ना हम उनके बीच में जाते। कितना है आप लोग 1.5% भी क्रिश्चियन हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, लेकिन एक 20 से 25% हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं। अगर हम इनके टीवी एंकर लोग हिजाब पहन कर अगर एंकरिंग करेंगे और कभी ना कभी वो देखने को मिलेगा, मुझे भी मैं इसकी उम्मीद करता हूँ, तो क्या हाल होगा? तो लोग उनके पीछे दौड़ पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, आप ये वेस्टर्न ये चलेगा, ये आप यूरोप की संस्कृति हम पर ला के थोपोगे चलेगा, लेकिन हमें मुस्लिम संस्कृति नहीं चाहिए। ये एक दिल में इनकी दुश्मनी है कुछ लोगों की। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ये 5% भी नहीं है। उसमें 5% कितने हो जाते हैं आपको पता है? 8-9 करोड़, उतने भी नहीं है, उससे भी कम, उससे भी बहुत कम, उससे भी बहुत कम। वो अलग मैटर है। तो ये संस्कृति कहाँ से आ रही है? पेन वगैरह, ये शर्ट। आप ऑफिस में जाइए, आप ये जा रहे ऑफिस में, ये जो बड़े अब ये सब नए नए ये आईटी सेल है, ये
जो सेक्टर खुले हैं अभी, आप उसमें देखिए क्या है, ड्रेस कोड, वो टाई पहन रहे हैं। किसने मुखालिफत की? किसको उनसे कुछ प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरूभाई अंबानी कोट पहनते, ओ माफ़ करे, अनिल अनिल अंबानी, देखिए कोट पैंट हमेशा वो पहनते हैं। अब हमारा जो अभी हिंदुस्तान के नंबर 1 पैसे वाले जो बन गए अडानी साहब, देखिए वो हमेशा कोट पहनते हैं। कहाँ है संस्कृति तुम्हारी? तुम धोखा करते हो हिंदुस्तान से, तुम धोखा देते हो हिंदुस्तान को, कहते हो कि हमारा ये भारत, और संस्कृति अपनाते हो गैरों की। मैं तो गैर बोलूँगा ना आपको, वो वेस्टर्न संस्कृति आप अपनाते हो। अगर वो हिसाब से देखा जाए तो आप फिर वो आप ठीक नहीं हो। मैंने जो शर्ट पहना ये कहाँ का है? ये संस्कृति है, ये संस्कृति बाहर की है, हमारे वहाँ की नहीं। हम लोग तो वो ज़माने में ऐसा होता था कि वो पहन लेते थे, तुम्बा होता था जैसे सऊदी में पहनते हैं। यहाँ पे आप साधु देख लो, वो साधु लोग किसी का एक है। अभी योगी जी देख लिए, उनका 2 है। ये भाई ये योगी जी जाके यूपी में आज लखनऊ में बैठे हैं। ये क्या है? ये साधु है। अगर कोई इमाम सीएम बन जाता है यूपी का, वो नमाज टोपी दाढ़ी पहन के, क्या वो सीएम उसको कबूल करेंगे? हल्ला मचा देंगे लोग, हल्ला मचा देंगे। ये देखो मुसलमान, नमाज टोपी, रुकिए मीटिंग छोड़िए, मेरा नमाज का टाइम हुआ, मैं जा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ, हल्ला मचा देंगे लोग। लेकिन योगी साहब चले, मोदी साहब कभी कुछ पहनते हैं कभी में, वो तो आप तो ड्रेस का उनका देख लेना, अब तो बहुत लंबा चौड़ा उसका है। तो कोट और पैंट वो बाहर की संस्कृति, शर्ट बाहर की संस्कृति, कितनी सारी चीज़ें जो बाहर की संस्कृति है, हमको नकल करने की बड़ी आदत है हिंदुस्तानी को। ये फैक्ट है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। हम लोग नकल बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन नकल कर लेते हैं। उसकी कॉपी है ना, हम लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं, माहिर है, उस्ताद है हम लोग उसके। हिंदुस्तान वाले उस्ताद बन गए उसके। उनको कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। डुप्लीकेट में आप वहाँ से कुछ लाइए, देखिए, हम लोग दूसरे दिन थोप देते हैं यहाँ पर। दूसरी दिन हम लोग उसको थोप देंगे कि यार देखो यार ये ड्रेस का फैशन आ गया, या तो कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। वो हम लोग को बहुत मास्टर है उसके। तो संस्थाओं को फिर अगर कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई ये संस्कृति, अब आजकल जाके वो प्रोफेसर से कहिए आप जाके, ये कोट पैंट नहीं चलेगा, ये टाई है जो क्रिश्चियन लोग पहनते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब है। वो टाई उनको अभी यहाँ तो बांधते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, वो किसी ने पीछे बांध दिया और वो क्रॉस को नीचे छोड़ दिया। अगर आप उसको खोलो को यहाँ रखो तो वो क्रॉस बन जाता है। एक मैं वो बता रहा हूँ, क्रॉस बता रहा है वो। तो वो टाई पहनते, उसकी वजह क्या है टाई पहनने की? वो टाई पहनने की मुझे कोई वजह बता दे। ये ठीक है, आप गर्म के लिए आप कुछ गाउन पहन ले, कुछ पहन ले। टाई आपको क्या करती है? आपको टाई क्या करती है? वो क्या आपको फायदा पहुंचा रही है? टाई आपको क्या फायदा पहुंचा रही है? हवाएं रोक रही है, आपको गर्मी महसूस हो सकती है, आप कुछ बताइए ना। आप मुझे टाई के बारे में कोई, मेरे भाई कोई बता दे कि टाई से, देखिए कोट पहन लिए, ऊपर से आप कोट डालिए। मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में कितने मराठा लोग, कितने बड़े बड़े हमारे जो गुजरे लोग, उनका आप ड्रेस कोड देख ले, वो पहनते हैं, धोती पहनते हैं, और वो ऊपर ऐसा शर्ट होता है और उसके ऊपर कोट डालते हैं। कोट, ये जो कोट, वेस्टर्न कोट, उन्होंने उसकी संस्कृति बना दी नहीं कि हाँ नहीं अच्छा लगता हमें, बहुत बेहतरीन है, अच्छा सूट करता है हमें। हिजाब पर क्योंकि मुसलमान क्यों बोलते जाओ, जितना बोलना है बोलो, जितना उसको करना है करो, इन लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये 2-4 दिन चिल्लाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर हम लोग को दूसरा इशू लाएंगे। ये जब कुछ चलेगा हिजाब, पर्दा। अब ये बोलने की सबको पता है, ये कोई मैं नई भाषण नहीं कर रहा हूँ। आप राजस्थान में देखो घूंघट है, उधर भी घूंघट। आप पंजाब में जाइए, ये सब वो औरतें लेती है, साड़ियाँ लेती है, कोई वो उसको तन छुपाती है। ये कहाँ से ये लोग हो जाते हैं? देखिए, अगर समझो मैं अगर वेस्टर्न मेरे में ख्याल आते मैं वेस्टर्न कल्चर को, मैं रहता हिंदुस्तान में हूँ, लेकिन मैं वेस्टर्न कल्चर को बहुत बेहतरीन, और मैं आता हूँ जाता हूँ और मैं बहुत बेहतरीन समझता हूँ। और बाय द वे कभी इत्तेफाक से मैं कभी, समझो एक बात मिसाल दे रहा हूँ, मैं मिनिस्टर बन जाता हूँ, मैं कपड़ा मंत्री बन जाता हूँ नहीं, कपड़ा मंत्री नहीं बोल रहा मैं, वो कपड़ा मंत्री समझो बन गया मैं, ड्रेस कोड मेरे हाथ में आ जाता कि भाई ड्रेस कोड, तो मैं सबको कहूँगा कि आप वो स्कर्ट मिनी पहनेंगे, आप कल से आप वो साड़ी वगैरह कोई नहीं, कट बैंड, जिस तरह से तुर्की में हुआ था।
तुर्की में बुर्का हिजाब उतार कर उसको स्कर्ट पैंट पहनाया गया था 1 साल तक। जो नहीं पहनेगा उसकी सज़ा। क्योंकि वो थोपा हुआ राजनेता था। वो थोपा हुआ राजनेता था। तो जैसे ही आप रहोगे, आपका दिमाग, आपका दिल यहाँ पे है, लेकिन दिमाग आपका अगर वेस्टर्न में हो, तो फिर वो तो लागू ही करेगा। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो पहनते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन वो पूरा दिमाग वो उनका वहीं होता है। मोदी जी ने कहा कि वो जब वो ट्रंप आता है तो अपने वो स्पेशल प्लेन से आता है, वो इतना बेहतरीन प्लेन होता है कि दुनिया में किसी के पास प्लेन नहीं है, तो हम भी कॉपी करूँगा, हम भी उसकी कॉपी करूँगा। तो हमने क्या किया, उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का एक वो सेम वैसे कि तुम ऐसे इधर आते हो प्लेन से, बड़े प्लेन से, मैं देख के चकरा जाता हूँ, अब मैं वैसे प्लेन से अमेरिका आऊँगा, तुमको चकराऊँगा। भाई कितनी अवाम भूखी अवाम है, क्या हालत हो गई अवाम की, क्या हालत चल रही है, क्या लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन नहीं, मुझे दिखावा पसंद है ना भाई, बहुत मुझे दिखावा बहुत पसंद है। ये देखो, ये हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का ये आ गया टाइगर, शेर वगैरह, ये वो, ये सब, ये होता है। मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर से प्यार करते हो, या तो फिर आपको फिर इसमें 2 चीज़ ये है कि आप वो उसकी कॉपी भी करते हो। ये कि देखो, मैंने आपको पहले बताया, कॉपी होती है, एक कल्चर से प्यार होता है। अब 2 अगर ऐसे हिंदुस्तान को सँभालने वाले हो जाए, जो वो भी करते हैं और वो भी करते हो, तो बताइए क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? नहीं, मैं देखता हूँ मद्रास में स्टालिन है, वो उनके वालिद थे, करुणानिधि वो थे। अब मैंने ज़िंदगी में उनको कभी ऐसी सफ़ेद के अलावा कुछ दूसरी लिबास में मैंने उनको देखा ही नहीं। ना वो लोग वो करते हैं, ना वो देखते हैं। एक केसीआर आप देख लीजिए, वो ज़रा भी नहीं करते हैं। एनटीआर देख ले, वो लोग कभी भी वो झाम-झाम में यकीन नहीं रखते उन लोग। उनको लोगों की सेवा करना है, उनको लोगों की सेवा करना है, यहाँ ताम-झाम। वो जैसा कुछ निकलेगा मैं वैसे पहनूँगा और वैसा मैं वो बन के जाऊँगा। ये सब क्या छिछोरापन है ये? इसको मैं छिछोरापन कहता हूँ इसको। ये अच्छा नहीं लगता ये। तो ड्रेस कोड की ऐसी बात है, पैंट शर्ट, तो ये मुस्लिम एकदम हमारे एकदम आसान निवाला है, एकदम आसान, एकदम आसान। तो भाई चलो चलाते रहो उनके ऊपर। तो संस्कृति से भी मतलब नहीं उनको। अरे भाई, तुम संस्कृति ये बोलो कि हर हिंदुस्तान को हमारी संस्कृति पे चलना पड़ेगा, धोती आप बनाइए संस्कृति, या धोती हमारा होना चाहिए, धोती। और जैसे कि मद्रास में पहनते हैं, चेन्नई में लुंगी पहनते हैं सफ़ेद, और सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, ओराडो पहनते हैं। यहाँ पर एक अंगूठी पहनते हैं हीरे की, वो सोने की बड़ी वाली, और राडो खड़ी होती है, वो चमकती है ऐसी, वो ऐसा बैठते हैं एकदम ऐसा लपक-लपक। आप सिनेमा में देखते हो ना वो जो उनको कैसा होता है वो शान-शान सा, वो कहाँ की आप संस्कृति है उसमें हम लोग थोकेंगे? क्या महाराष्ट्र की? कोट पहनना जाता है, उसके बाद शर्ट वो कोट पहनते हैं, फिर वो धोती भी पहनते हैं। क्या मद्रास की? क्या राजस्थान की बनेंगे ना कलरफुल, एकदम कलरफुल, वो इतने-इतने कुछ झबले होते हैं, और यहाँ तक उसकी सलवार होती है, इतने झबला होता है, और वो इंसान पहनते हैं, वो वहाँ का कल्चर, और नीचे पूरा वो पूरा ढीला-ढाला एकदम वो पैजामा होता है, उसको पैजामा मैं कहता हूँ। वो उनकी पता नहीं उसको क्या कहते हैं राजस्थान की भाषा में, वो उनका कल्चर से। गुजरात का कुछ अलग है। अब बताइए ना, नहीं हो सकता है। लेकिन वो ऐसा है ना भाई कि देखो हमें, वो मुसलमान है ना, मुसलमान, वो मुसलमान को, क्योंकि उनको पता है कि इनका जब तक लीडर नहीं आता, जब तक जो हमें करना है कर लो। इनके पास कोई लीडर नहीं है, इनके पास कोई लीडर नहीं है, इनके साथ जो करना है कर लो। इतना मौका है, बस मौका है। मैं आपको बहुत उनकी उनके अंदर से निकाल रहा हूँ मैं उनकी बातों को, जो उनके ज़हन में चलता है। और जब कोई लीडर आएगा, जब वो उसके लिए लड़ेगा, जब उसके लिए करेगा, फिर हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारी कौम सोई हुई है। ये मैं इसको इसको थोड़ी-सी एजुकेशन की कमी, थोड़ी जहालत, थोड़ी बस अपने आप में, मैंने आपको कैसेट में बताई थी पहले, मैंने कितनी कैसेट बताई, मैंने 3 कैसेट बनाई थी, आपको याद होगा। 2 कैसेट, मेरे नाम आप पढ़ लेना यूट्यूब पे, खलील मारूफ, यूट्यूब पर आएगा। तो उसमें मैंने कहा था कि इस्लाम के खिलाफ साजिश है। मैंने आपको 6 महीने पहले बनाई थी कैसेट, वो 6 महीने 7 महीने हो गए मुझे बनाकर। अगर अब भी ना जागे तो मैंने 1, 1, 2, 3 पार्ट मैंने बताई थी। मैंने 3 पार्ट बनाए थे। यही मैंने आपसे कहा था, मुस्लिम कौम के बारे में। मैंने 3, ये 8 कैसेट तो सिर्फ़ मैंने इसी पे बना दी कि हमारे कौम के पास
हमारे रहनुमा कोई नहीं है। इसी का नतीजा है कि ये चीज़ें हो रही है। और हमारे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। कई कांग्रेस पार्टी की अगर वो वहाँ पे सरकार है तो वो उनमें कुछ अच्छा ओहदा है उनका। फिर वो छोड़ के मैं इनकी कोई नई पार्टी या कोई नया कुछ चेहरा आ गया, नया कुछ, तो इनकी मैं हाँ हाजिरी नहीं कर सकता। मुझे ज़रा घुटन होती है क्योंकि मैं वो पार्टी से इतने सालों तक जुड़ा रहा ना। फिर मैं इनके साथ, वो बहुत हिम्मत वाले का काम होता है वो। या तो कोई वो चीज़ वो उसको कबूल कर ले, ये चीज़ें नहीं हो रही है। सब अपने-अपने अना में, अपने-अपने मुफ़ाद में लगे पड़े हैं। कौम का मुफ़ाद किसी में भी नहीं दिख रहा मुझे। एक कौम का मुफ़ाद होता है। मैं हिजाब के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में मैं बहुत देर तक कह सकता हूँ, बहुत उसकी मैं उसकी बयान कर सकता हूँ कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। बुराई तो एक भी कोई निकाल नहीं सकता उसमें। जिसके ज़हन गंदे हैं, जिसके दिमाग में भरा हुआ है भूसा, वो उसकी बुराई कर सकता है। वो बुरखे के बारे में मैंने वो पर्दा होता है, किताब थी, कमला बहन हमारी थी एक, वो नो मुस्लिम, जमात इस्लामी हिंद से वो जुड़ी हुई थी। उनकी आप किताब पढ़े पर्दा, वो क्या कहती है पर्दे के बारे में, आपकी तबीयत खुश रहेंगे। वो पर्दे के बारे में उन्होंने जो बयान किया है, वो उनके आप वो 60 साल की उम्र में जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और सब वो जब पर्दा करने लगी, तो वो जो पर्दे के अंदर रहने के बाद जो उन्होंने दुनिया देखी, तो वो अपना तजुर्बा वो किताब में रखती हैं कि देखो ये बुर्का क्या प्रोटेक्शन है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, माँओं के लिए क्या प्रोटेक्शन है ये। और उनको चीज़ अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि इनको आदत पड़ी ना। इन्होंने दलितों के साथ क्या किया, दलित बच्चियों के साथ क्या किया। इन्होंने दलित बच्चियों को, ये भीमा कोरेगांव की मैं बात कर रहा हूँ। भीमा कोरेगांव की जब मैं बात कर रहा हूँ मैं, बहुत, और पूरे हिंदुस्तान की बात है। आप जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवर ऑफ इंडिया पढ़ लें आप। उसमें उसमें जब चैप्टर आएगा दलित का, उसमें आप पढ़ लें। ज्योतिबा फुले का चैप्टर आएगा उसमें, वो देख लें आप। उसमें क्या क्या चीज़, उनको सिर्फ पहनने का अलाउड नहीं था। जवान बच्चियाँ जो 17-18 साल की बच्चियाँ हैं, मैं तो ऊपर वो शुरू से था, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ, इमेजिन करें आप कि जवान बच्ची है 15-16 साल की, और वो सिर्फ नीचे तक वो पहन के चलती है, ऊपर उसका तन पूरा खुला होता है। और वो उसको ब्राह्मण लोग जो थे ना, ये गंदे लोग उसको देखते थे, और उन्होंने रूल निकाला कि कोई नहीं पहनेगा। ये नीची जात वाले, ये दलित लोग, इनको नहीं, इनको अलाउड नहीं है तन झपने का, तन ढकने का अलाउड नहीं है। तो बताइए, वो एक की बात नहीं है, हर किसी को ये फॉलो करना पड़ता था, नहीं तो सज़ा उनको मिलती थी। और सज़ा उन्होंने दिया क्योंकि वो दबंग थे। वो हर चीज़ पे ओहदे पे, ऊँचे-ऊँचे ओहदे पे थे, हर चीज़ उनके हाथ में थी, कानून वो वगैरह-वगैरह सब उनके हाथ में थे, तो कोई उनका बिगाड़ता नहीं था। बताइए, वो उन्होंने सालों तक, हज़ारों सालों तक उन्होंने वो चीज़ को सहा। आप वो इमेजिन आप देखिए, सोचें ना उसको देख के आप वो सोचें। आप वो सोचें कि कोई जवान बच्ची है, कोई हमारी माँ है, कोई छोटी बच्ची है, और वो तन नहीं ढकती है, और उनको अलर्ट था कि वो अपने वो बच्ची, वो उनके लिए खिलौना है, और वो उनको कहीं भी हाथ लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, उनको कोई उनके ऊपर लागू नहीं होता है कानून। आप सोचें उस ज़माने में क्या हुआ। मैं उस ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये 100 साल, 150 साल की बात ही कर रहा हूँ मैं। ये 150 साल की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने बहुत सारी तहरीक उठाई। जो अग्नि प्रथा थी, जो शौहर मर जाता था तो उसके उसके ऊपर, वो चिता के ऊपर वो औरत भी मर जाती थी। क्या-क्या हुआ उनमें, वो उन्होंने, मोहन राय ने वो बंद किया। बहुत सारे ऐसे खुराफात चले। ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। ये तो दलितों के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ड्रेस कोड का बता रहा हूँ मैं, ये ड्रेस कोड जो था, आप उसका सोचिए, ये पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है। आप ज़रा जाइए यूट्यूब पे जाइए, और वो फेसबुक आप जाइए, गूगल में आप उसको ज़रा फ़ोटो आप देख लें, उस ज़माने की अगर कोई होता है ना, आप उसको सर्च करके देख लें, रूह काँप जाती है। मुझे लगता है कि ये लोगों को ये इनके बाप-दादा ने चीज़ देखी है ना, इनके इनके बच्चे ना, ये उनको भी लगता है ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा आती है। ये औरतों को इस तरह से ही देखना चाहते हैं, ये नंगे देखना चाहते हैं औरतों को, कि तुम्हारा जिस्म होना चाहिए खुला। तो ये, अब मैं तो ये कहूँगा, मैं तो ये समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है, वो पढ़ी है मैंने चीज़ें, और वो मैंने सहा है कि ये बच्चियों के साथ इस तरह से वो लोग इस हाल।
तन नहीं झुक, वो बस इतना ही, 1 फुट का वो होता था, बस वो सामने तुमको थूकने के अलाउड नहीं था साहब। वो तन छोड़ो, फिर थूक नहीं सकते आप कुएं से पानी नहीं पी सकते, वो अलग मैटर होता है। मैं तो सिर्फ तन की बात कर रहा हूँ, तन छुपाने की बात होती है, चाहे ये हो, चाहे हिजाब हो, चाहे वो हो। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कोशिश उनके लिए की, उसके बाद आज ये कुछ 70-80 साल से 10 साल से ये इन्होंने, वो उनका एहसान मन होते हैं उनके, इन बाबा साहब के लिए, उनके लिए इतनी मोहब्बत इसलिए है कि उन्होंने उनको उस मकाम पे लाया। वो देखिए ऐसा लीडर, ये लीडर होता है। एक इंसान ने सारे दलित समाज की किस्मत को बदल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे दलित समाज की किस्मत को बदल दिया। आप देखिए, आप कॉरपोरेशन में जाइए, आप कुछ सरकारी इसमें जाइए, आपको वहाँ दलित बड़े अच्छी उनकी ज़िंदगी बन चुकी है। आज उनको आरक्षण मिलता है, उनको हर किसी की फैसिलिटी मिलती है, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बना के वो जी रहे हैं। उनके पास लीडर था। आज हमारे पास कोई लीडर नहीं है। यही सबसे बड़ी सियासी कारण है, और ये सियासी कारण है। ये जो भी हो रहा है, ये सियासत में फ़ायदा और सियासत के लिए। और बली के बकरे हम तुमको 86 में जितवाएंगे बाबरी मस्जिद के नाम पे, फिर वो आपको बाद में जिताएंगे राम मंदिर के नाम पे, फिर उसके बाद जिताएंगे मुसलमान, सब मुसलमान। आप भी यूपी का इलेक्शन हो रहा है, फिर वहाँ भी हिजाब की बातें हो रही है, फिर मुसलमान। कितनी मुसलमान की आप रोटियाँ खाओगे, कितनी रोटियाँ खाओगे मुसलमानों की आप लोग, कितनी रोटियाँ खाओगे आप मुसलमान की, कितना ऐश करोगे मुसलमानों को नाम पर। ना हम लोग भागते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम लोग सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की ज़ात इसका हिसाब लेगी। ज़रा हमारे में कुछ कमियां हैं, हमको वो भी दूर करना है। हमें ज़रा बच्चों को एजुकेशन, बच्चों को बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी तालीम, समझदार हम लोग, बस उसको ज़रा, ये हमारे 100 साल बहुत ख़राब, मैंने आपको बताई थी कैसे इतने पहले 100 साल हमारे बहुत ख़राब गुजरे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 100 साल बहुत बेहतरीन जाएंगे हमारे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन। देखिए ऐसा है ना, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की सुन्नत है। मैं इसको, जो मेरे गौर फिक्र का एक मेरा एक था मुकाम, मैंने इसको सही, ये अल्लाह की सुन्नत है। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये लोग थे, कौन बचा? किसने आराम से बड़ी ठाट के साथ तकिए पे बैठे हैं और दीन की तहरीकें चल रही है। और नबी, जितने हमारे नबी थे, रसूल थे, वो ऐसा करे कि भाई बस बहुत अल्लाह हमारे साथ है, और हम लोग एक तकिए के पीछे बैठे हैं लगा के, बहुत पेड़ के नीचे खजूरें खा रहे हैं और तहरीक अपनी चला रहे, मानो अल्लाह को ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने उनको, देखिए मुसलमान की ज़िंदगी अधूरी है जब तक वो उनके सामने वो ना हो, मर्द मुकाबिल मर्द सामने होना चाहिए, नहीं तो वो ज़िंदगी अधूरी है। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग ये हमारे, हम बस ये ऐसी जो भी हमारे पास ज़िंदगी है, अब कुछ किसकी कैसी है, जिसकी वैसी है, और वो बस ये वो लगता है कि बड़ी ठाट की ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी में डिस्टर्ब ना हो। कमाल है भाई, कमाल है भाई आपका सोच पे। तो मुझे हंसी आती है कि ये ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी हो गई, और मैं बहुत बात कर सकता हूँ इस पर, लेकिन मैं आपको समझता हूँ मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। बड़ी अच्छी ज़िंदगी हुई है, और बस ये काफ़ी है। बस कोई किसी से मैंने लड़ा ना, झगड़ा किया ना, किसी से बात की ना, किसी को समझा ना, किसी को समझाया। बहुत बेहतरीन ज़िंदगी, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, थोड़ा बहुत वैसा, बस ठीक है। बस बदतर ज़िंदगी उसकी, कोई काम की नहीं उसकी ज़िंदगी। जब तक अपनी ज़िंदगी में उसने अपने लिए, अपने मज़हब के लिए और उसके लिए उसने कुछ कोशिश नहीं की, ज़बान से, हाथ से, जिस तरह से भी, और उसको लगा कि मैं, जब तक वो जूझेगा नहीं, वो जब तक वो नहीं बनेगा मोमिन, नहीं बनेगा। तकलीफ है ये। आज देखिए, आज क्या है, आज भी सामने है, मुसलमान है, आज कोई नहीं है हमारे पास। क्या है पूरी दुनिया में, बताइए आप। तो हम लोग जूझना नहीं चाहते हैं। एक होता है, हम उसमें झुक जाए और उसको, हम लोग उसको स्ट्रगल करें, स्ट्रगल ही होता है ना वो, इसके खिलाफ स्ट्रगल, स्ट्रगल में नहीं रहा, स्ट्रगल नहीं नहीं, बस ठीक है। कुछ चोट लग जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, बस ये ठीक है, ठीक है, बस घर बैठे बैठे कुछ ऐसा कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। स्ट्रगल का नामो निशानी है। तो मेरे दोस्तों, हिजाब, ये ये घर घर इस्लाम पहुँचेगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप ये भी समझ लें, घर घर इस्लाम पहुँचेगा। वो किस तरह से पहुँचेगा वो अल्लाह उसके रसूल जानता है। और ये शुरुआत हो चुकी है, यहाँ शुरुआत हो चुकी है। मैं इसमें ये चीज़ देखता हूँ, या रसूलल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये घर घर इस्लाम पहुँचेगा, और ये हिजाब से पहुँचेगा, ये अज़ानों से पहुँचेगा, ये तलाक के ज़रिए पहुँचेगा, पहुँच रहा है। और ये अंदर से काम हो रही है। ये जब इसका एक धमाका जब होगा, ये धमाका जब वो होगा, तो कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, या अल्लाह ऐसा भी कर सकता है। इस पे आप उम्मीद रखें, और मैं इसी पे उम्मीद रखता हूँ। मेरी उम्मीद यही है, और मैं इसी पे उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा धमाका होगा। ये अल्लाह की सुन्नत होती है, जब कोई चीज़ें हद से बढ़ जाती है, फिर एक धमाका होता है, फिर उसमें सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती है। और मैं समझ सकता आज लोग बेदार हो रहे हैं मुसलमान, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग सड़कों पे आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, और बेदारी, समझदारी, हिकमत, ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। सिर्फ हम लोग जज्बात में आते हैं, जज्बात में थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। हमें हिकमत, समझदारी, उससे हमें काम करना चाहिए। इसमें हम आज और हमारे आने वाली नस्लों को बहुत फ़ायदा होता है हिकमत से। कुरान में हिकमत, इल्म, हिकमत कितनी बार कहा गया है, हिकमत, इल्म। तो ये दोनों चीज़ें होती है। तो ये आप दोनों चीज़ को लेकर चलिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे, इस पे पूरी उम्मीद है कि देखिए, अल्लाह अकबर, एक लड़की की जो 30 सेकंड की हमारी बेटी की एक 30 सेकंड की जो बात थी, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया में गूंज रही है आज। आज कोई टीवी में, सोशल मीडिया पे आप देख लेना, सिर्फ अल्लाह अकबर की आवाज़ें गूंजती है। आज मैं मोबाइल जब खोलता हूँ तो सिर्फ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है। तो घर घर इस्लाम पहुँचेगा। आप ज़रा भी मायूस ना हो, और अल्लाह उसकी कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेगा। उसकी उम्मीद रखिए और दुआ करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी हम लोग ये देख के अपनी आंखें बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।